नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है तारीख 17 सितंबर और 17 सितंबर के राष्ट्रीय संस्करण में आए महत्वपूर्ण न्यूज को हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखते हैं जो सबसे पहला न्यूज है, दुनिया मान रही है भारत 21वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ दावेदार है। ऐसा गांधीनगर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन में मोदी जी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अक्षय ऊर्जा सम्मेलन। तो अक्षय ऊर्जा सम्मेलन कहाँ हो रहा है? चौथा ये हो रहा है गांधीनगर में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन हो रहा है गांधीनगर में। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि 21वीं सदी भारत का सदी होगा, ये पूरी दुनिया मान रही है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो गांधीनगर में हो रहा है चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन, इसको बोलते हैं री इन्वेस्ट 2024। इसमें जो मोदी जी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो इसमें जिस तरह से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, वह बताता है कि सरकार इस क्षेत्र को लेकर नई सोच पर काम कर रही है। सोमवार को वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन का वो शुभारंभ करने से पहले पीएम मोदी विगत एक महीने में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन कर चुके हैं। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, वैश्विक सेमीकंडक्टर शिखर सम्मेलन, दूसरा एशिया प्रशांत नागरिक विमानन मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। इन सभी का आयोजन सरकार एक रणनीति के तहत कर रही है ताकि नई तकनीक से जुड़े वैश्विक कंपनियों के समक्ष भारत एक गंभीर विकल्प के तौर पर स्थापित हो चुके। ठीक है। पीएम मोदी ने कहा है कि अयोध्या सहित 17 शहर जो हैं वो सोलर सिटी बनेंगे। सोलर सिटी बनाने का यहाँ पे लक्ष्य है। 17 ऐसे शहरों की पहचान की गई है। सौर ऊर्जा का उपयोग किसानों को सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को सौर पंप और छोटे सौर संयंत्र स्थापित करने में मदद करके आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ा हर क्षेत्र बड़े पैमाने पर तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या है कि उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस जो भी है प्राथमिकता उसको और गति देने की जरूरत है। 12 नए औद्योगिक शहर बनाने का फैसला लिया गया है और 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। 12 नए औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे और 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी मिला है। 15 से अधिक सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1 ट्रिलियन रुपये की शोध कार्य की स्थापना होगी। शोध कोष रिसर्च फंड बनेगा। 1 ट्रिलियन रुपये का रिसर्च कोष बनेगा। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों की स्थापना की गई। ठीक है। और जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना और इसके साथ ही बायो ईव नीति को मंजूरी देना सरकार की उपलब्धियों में शामिल है। इनका मानना है कि आज से अगले 1000 वर्ष के लिए हम आधार को तैयार कर रहे हैं और हम शीर्ष तक पहुंचे और उस पर बने रहें, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमें जो अपनी ऊर्जा जरूरतें हैं और आवश्यकताएं हैं उसको अच्छी तरह से परिचित होना पड़ेगा उस चीज़ से। और घरेलू स्तर पर तेल गैस के भंडार की कमी को देखते हुए हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु और जल विद्युत जैसे जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको आधार बनाना पड़ेगा और भविष्य उसी आधार पर बनाने का फैसला लेना पड़ेगा। मोदी ने रूफटॉप सोलर के लिए भारत की अनूठी योजना पीएम सूर्य घर निःशुल्क विद्युत योजना का अध्ययन करने का सुझाव दिया है। रूफटॉप सोलर योजना है पीएम सूर्य घर निःशुल्क विद्युत योजना का अध्ययन करने का सुझाव दिया है। इसके अंतर्गत सरकार हर परिवार के लिए रूफटॉप सोलर सेटअप के लिए धन मुहैया कराती है। भारत का हर घर बिजली उत्पादक हो, ऐसा इनका लक्ष्य है। इस योजना के तहत 1,30,00,000 से अधिक व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है और अब तक 3.25 लाख घरों में सोलर सेटअप की स्थापना हो चुकी है। ये ओवरऑल ये था यहाँ पे जो चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन हुआ। इसमें क्या क्या चीज़ कहा गया था उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। इससे क्या है कि हमारे जो बहुत सारी योजना है उसका भी हमें यहाँ पे पता चला है और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से काम करने की जरूरत है। रूफटॉप सोलर योजना, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिली। ठीक है। जलवायु प्रतिबद्धताओं को समय सीमा से काफ़ी पहले हासिल कर चुका है भारत जो है पेरिस जलवायु जो प्रतिबद्धता थी उसे 9 साल पहले हासिल कर चुका है और ऐसा करने वाला G20 का पहला देश है। G20 देशों में भारत एकमात्र देश है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। जो काम विकसित देश नहीं कर पाए उसे एक विकासशील देश ने कर दिखाया, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक समाप्त होता है। दूसरा देखते हैं, जल प्रबंधन पर जमीनी कार्य करे राज्य तो मदद को तैयार है, ऐसा केंद्र सरकार का मानना है। 8वां जल सप्ताह का आयोजन किया गया है।
इसमें 40 देश के 4000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो ये जल प्रबंधन को लेकर के जब भी हम जल प्रबंधन के ऊपर मेंस में लिखते हैं कोई नोट्स वगैरह, तो यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया जा सकता है। 8वें जल सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें 40 देशों के 4000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन की हैं। और इसका जो थीम है वो है समावेशी जल प्रबंधन में सहयोग व साझेदारी, सहयोगी जल प्रबंधन में सहयोग व साझेदारी। ठीक है, तो इसमें उद्योग जगत, समाज, राज्य सरकार, तकनीकी, वित्तीय संस्थान सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो चुनौतियां हैं ये सिर्फ केंद्र सरकार के भरोसे पूरी नहीं की जा सकती। जल प्रबंधन संबंधी जो भी चुनौतियां हैं, जल प्रबंधन का जो हमने थीम है वही हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया है। आज कुछ ज़्यादा खास न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, तो जो भी चीज़ हमें इम्पोर्टेंट लगा बस हम उसको आपके सामने ले आए हैं। ठीक है, 50 वर्ष तक पानी को उपलब्ध बढ़ाने के लिए कोई सूरत नहीं है, ऐसा कुछ इसमें कहा गया। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के प्रतिनिधि 8वें जल सप्ताह में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। मणिपुर में हिंसा पर नियंत्रण का प्रयास। तो अब देखिए, मणिपुर में हिंसा जारी है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो 1 सितंबर से कुकी समुदाय द्वारा ड्रोन से सुनियोजित हमले किए जा रहे हैं। पहले यह हमला राज्य के पर्वतीय जिला में हो रहा था, किंतु अब राजधानी इम्फाल में भी इसका दायरा बढ़ गया है और यहाँ अभी तो रॉकेट और ड्रोन से भी हमले किए जा रहे हैं। इम्फाल से लगते हुए कांगकोपी जिले में ऐसा किया गया। तो वर्तमान घटनाक्रम के विश्लेषण से पहले इसके मूल कारण को जानना पड़ेगा कि मणिपुर में हिंसा पिछले जो शुरू हुई थी, पिछले 3 मई को शुरू हुआ था। तब एन बीरेन सिंह एक उद्घाटन कार्यक्रम में गए हुए थे। वैसे जो है इसका तत्कालिक कारण उच्च न्यायालय का एक निर्णय था, जिसके अनुसार सरकार को मैतेई समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना था। तो मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिलना था, इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना था। तो राज्य के 3 समुदाय में नागा और कुकी पहले से ही इसका लाभ ले रहे हैं। वहीं इनमें से अधिकांश को अनुसूचित जनजाति के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय होने का भी लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जनजाति पहचान वाले राज्य के जनजाति होने के नाते ये सभी जो है करों से भी मुक्त थे। वहीं मणिपुर के भारत में विलय के साथ ही जनजातीय हित के नाम पर यहाँ कुछ ऐसे कानून लागू किए गए जो भेदभावपूर्ण हैं। इसके अनुसार राज्य के मूल निवासी मैतेई केवल इम्फाल घाटी में ही संपत्ति खरीद और बेच सकते हैं। वहीं नागा और कुकी पूरे राज्य में कहीं भी बस सकते हैं। मैतेई का आबादी 50% से अधिक है। ऐसे में मैतेई द्वारा अनुसूचित जनजाति का मांग था। न्यायालय के इस निर्णय पर जो है कुकी समुदाय का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। शुरू में नागा जनजाति इससे अलग थी। वस्तुतः इस हिंसा के भड़कने के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण भी थे। इन्हीं दिनों राज्य सरकार द्वारा मादक पदार्थ कारोबार संग राज्य के वन क्षेत्रों में जारी अवैध कब्जे एवं प्रतिबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया। राज्य के 16 में से 12 जिले जो है नशा के कारोबार के केंद्र हैं, जबकि राज्य के अधिकांश वन क्षेत्रों में इनकी खेती हो रही है। इस अवैध व्यापार का आर्थिक आंकड़ा राज्य के वार्षिक बजट से अधिक बड़ा है। ऐसे सभी वन क्षेत्र प्रतिबंधित हथियारों के कारोबार संग अवैध घुसपैठियों के पनाहगाह भी थे। बात इन घुसपैठियों की करें तो ये म्यांमार से आने वाले केवल कुकी चिन समुदाय के लोग हैं। प्रदेश में हर जनगणना उपरांत इसकी आबादी मूल निवासी मैतेई और नागा समुदाय के बेहद बेतहाशा बढ़ रही है। मैतेई और नागा समुदाय के उलट जो है जो कुकी चिन समुदाय के लोग हैं, इनकी जनसंख्या बहुत ही बेतहाशा बढ़ रही है। सामुदायिक हित के नाम पर अभी तमाम विवादास्पद संगठन आमजन की आड़ में सड़कों पर हल्ला मचा रहे हैं। चर्च और विदेशी शक्तियों से संबंध ये पृथकतावादी मैतेई संगठन जो पिछले कुछ वर्षों से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, पुनः उठ खड़े हुए। इसके लिए कुछ परिस्थितियां तो वर्तमान मुख्यमंत्री के निहित स्वार्थ के कारण भी दोषी है, जिसे उनके कुछ हालिया कार्यों एवं वक्तव्यों से समझा जा सकता है। ऐसे में मणिपुर की तमाम परिस्थितियों पर विचार करते हुए कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। मसलन मणिपुर में सक्रिय हर अतिवादी संगठन के साथ जो शांति समझौता हुआ है उसको रद्द किया जाए। कानून और व्यवस्था की चुनौती पैदा होने की आशंका पर किसी भी संगठन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और म्यांमार सीमा पर तारबंदी तथा एनआरसी को प्रभावी करने की जरूरत है। म्यांमार की सीमा पर जहां से कुकी चीन समुदाय का अवैध घुसपैठ हो रहा है, वहां पर तारबंदी और एनआरसी को प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत है। वहीं दोनों समुदाय के बीच पहल द्वारा मैतेई के अनुसूचित जनजाति दर्जे को लागू करने की जरूरत है, तभी मणिपुर में अस्थायी शांति आएगी, अन्यथा देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा कायम रहेगा। तो ये मणिपुर में जो चल रहा है हिंसा, उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा हमने किया।
अगला देखते हैं, आज 17 सितंबर है और आज विश्वकर्मा जयंती मनाया जाता है। साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्म दिवस है। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे एक लेख छपा है कि मोदी जी जो है अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के लिए के भीतर जो है कई सारे निर्णय लिए हैं। तो यहाँ पर इनको जो है नवनिर्माण का शिल्पकार कहा जा रहा है। तो इसमें हमें जो योजना से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। कई लोग क्या है इस न्यूज़ के पक्ष में हो सकते हैं, कई विपक्ष में हो सकते हैं, तो हमारा वो मुद्दा नहीं है। हम जो जो योजनागत है, योजना से संबंधित चीज़ें हैं और निष्पक्ष तरीके से हम इसका एक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जिसमें क्या है कि विश्व व्यवस्था में भारत जो है आज केंद्रीय भूमिका में है, तो इस चीज़ से हम सभी सहमत होंगे। बहुत ध्रुवीय हो चुकी विश्व राजनीति में भारत के बिना हर वैश्विक समूह अधूरा है। आपदा काल में सहायता की आवश्यकता हो अथवा नीतिगत विषय पर आम राय बनाने की जरूरत दुनिया की दृष्टि भारत की ओर है। बीते एक दशक में विश्व पटल पर ग्लोबल लीडर बनके जो है प्रधानमंत्री मोदी उभरे हैं। युद्धग्रस्त जो राष्ट्र हैं वहाँ पर भी समाधान में हस्तक्षेप करना हो तो वहाँ पर इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मोदी की गारंटी जैसे शब्द भी आए और इनका जो भगीरथ प्रयास है वो यहाँ पर देखने को मिला है। महिला किसान हो या सॉफ्टवेयर कंपनी में कुछ नया प्रयोग करना है, युवाओं को या जवानों को मुस्तैद करना हो, विदेश में प्रयासरत भारतीयों हैं, सभी को मोदी की नीति और नियति पे भरोसा है, ऐसा इनका मानना है। जन विश्वास जो है मोदी को बड़े और कड़े निर्णय लेने की शक्ति देता है, एक तरह से समर्थ बनाता है। और इसी में अनुच्छेद 370 और 35 का यहाँ पे चर्चा किया गया है। 2 निशान 2 विधान को हटा दिया गया। आज घाटी में उद्योग चुनाव पर एफिल टावर से भी ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है और कश्मीर की जनता विधानसभा के लिए तैयार है। मोदी के नेतृत्व में भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अभियान प्रारंभ हुआ है। भारत स्वयं से साक्षात्कार कर रहा है और 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यहाँ पे जो है रामलला विराजमान हुए थे। काशी विश्वनाथ का भी मुद्दा चल रहा है। जातिवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण को पोषने वाले मतलब ये सबसे सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर यहाँ पे चर्चा किया गया है। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला, स्वनिधि, सौभाग्य, आयुष्मान भारत, स्वामित्व, मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं के भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन ने समान भारतीय परिवार के जीवन को सरल बनाया है। तो इस बात से हम सभी सहमत होंगे कि इतनी सारी जो भी योजनाएं आई सबका बहुत सही तरह से क्रियान्वयन किया गया है। सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास एवं सबका प्रयास, ये नई कार्य संस्कृति है। अंत्योदय से सर्वोदय का मंत्र आत्मसात करने वाली व्यवस्था समाज के अंतिम पैदान पर मौजूदा व्यक्ति शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। तो यहाँ पे गांधी जी का जो अंतिम व्यक्ति था वो भी कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता में है। पहली बार कृषि और किसान जो राजनीति है वो विपक्ष के केंद्र में है। किसान को फसल बीमा, एमएसपी सब्सिडी, मैगडेनाइट फार्मिंग समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के मिल रहा है। तो इस बात से सभी सहमत होंगे कि बिना भेदभाव के तो सारी योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के भीतर ही कई निर्णय लिए, जिसमें 70 से अधिक आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान कवर दिया गया और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का निर्णय लिया गया है। 10 वर्ष में जनधन आधार और मोबाइल का ट्रिनिटी जो है ये काफ़ी भ्रष्टाचार को जो है उसको कम करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है और खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये का अधिकतम प्रतिफल गरीब को मिल रहा है। इसके कारण सशक्तिकरण हुआ है, जनता के बीच तकनीक का अधिकतम प्रसार हुआ है। प्रधानमंत्री की यह पहल एक सामाजिक आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। यूपीआई, रुपे कार्ड, डिजी लॉकर से लेकर डिजी यात्रा तक अलग अलग तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आम आदमी के दिनचर्या के अंग बन चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी काफ़ी काम किया गया है, जिसमें पंचामृत और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट की पहल भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है। भारत की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता जो है 2300% बढ़ी है। 2014 के बाद से सौर ऊर्जा दरों में लगभग 70 से 80%, सौर ऊर्जा का जो कॉस्ट था वो लगभग 70 से 80% तक कम आया है 2014 के बाद से। और अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली जैसी योजना के माध्यम से पूरा भारत अक्षय ऊर्जा से लाभान्वित हो रहा है। कोविड महामारी के बाद तो देखिए रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, वहाँ से उभरने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक चुनौतियाँ आई आर्थिक मोर्चे पर, लेकिन जो भारत की कूटनीति है, चाहे रशिया से तेल खरीदना हो और वित्तीय कुशलता के चलते इस दौरान भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर हम बनने की ओर अग्रसर हैं। अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। सेमिकॉन इंडिया का सम्मेलन में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग
के ग्लोबल हब बनाने का अभियान एक तरह से शुरू किया गया। यहाँ पर मोदी जी का मानना है कि हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो, सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बने इंडिया, ऐसा इनका लक्ष्य है। और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का अनुसंधान कोष की स्थापना की है। तो अनुसंधान कोष भी बनेगा 1 लाख करोड़ रुपए का। इससे क्या है, नवाचारी युवाओं के लिए एक बड़ा संबल प्रदान होगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का आज जन्मदिन है और इसी के ऊपर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका यहाँ पर लेख था। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखिए, जनगणना होना था 2021 में, लेकिन कोविड आ गया और जनगणना हो नहीं पाया। तो अब ऐसा लग रहा है कि 2027 से पहले जनगणना नहीं होने वाला है, क्योंकि बजट में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया गया था 24-25 वाले में। अब हो सकता है कि 25-26 में कुछ बजट का प्रावधान हो और जनगणना कराया जाए। तो ऐसा यहाँ पे ये लेख लिखा गया है। अब 2025 में ऐसे भी नहीं हो पाता जनगणना का। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जैसे 2024 अभी जैसे लोकसभा चुनाव था, तो यहाँ पे जो काफ़ी मैन पावर लगा, तो जनगणना संभव नहीं था लोकसभा चुनाव के समय में, क्योंकि उसमें भी कर्मचारी ड्यूटी पर लगे हुए थे। जो जनगणना करते हैं समझना कठिन है कि यह क्यों नहीं सुनिश्चित किया जा सकता कि 2025 में जनगणना का काम हर हाल में शुरू हो सकता है, ऐसा यहाँ पे मानना है। तो देखते हैं ये कब होता है, जब होगा तब की बात है। अब ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला आरक्षण लागू करना है, 33% जो है महिला आरक्षण करना है लागू। और तो ये तभी हो पाएगा जब निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन होगा। अब परिसीमन के लिए जनगणना जरूरी है। जनगणना में देरी से उसका चक्र भी प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि कहना कठिन है कि 2031 में जनगणना कराने की आवश्यकता समझी जाएगी या नहीं। मान लीजिए 2027 में होता है, तो फिर 4 साल के बाद ही क्या जनगणना कराया जाएगा। तो इस तरह से चक्र भी प्रभावित होगा। जनगणना के साथ साथ जाति गणना की भी बात उठाई जा रही है, तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि जो आरएसएस है, इसने भी इसकी जो जाति जनगणना है इसकी आवश्यकता पे बल दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 32.45 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देगा बैंक। तो अभी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हम देख लेते हैं। 2014 में जो हमारा अक्षय ऊर्जा क्षमता था, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता था, वो मात्र 75 गीगावाट था। और अभी कितना है, 207 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता है हमारा। 360 अरब यूनिट पहुंच गया है अक्षय ऊर्जा का उत्पादन। अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कितना पहुंच गया है, ये पहुंच गया 360 अरब यूनिट। कितना हो गया है, 207 गीगावाट और 360 अरब यूनिट पहुंच गया है अक्षय ऊर्जा का उत्पादन। अरब यूनिट, ठीक है। गीगावाट में देखें तो 207 गीगावाट जो है हमारा अक्षय ऊर्जा क्षमता हो गया अभी। ऐसा ये जो अभी चौथा री इन्वेस्ट कार्यक्रम चल रहा है, अभी हमने ऊपर देखा था गांधीनगर में, उसी में ये प्रहलाद जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, इन्होंने जानकारी दिया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को निवेशकों से भारत में निवेश करने का आग्रह किया और बैंक और वित्तीय संस्थाओं ने हरित परियोजनाओं के लिए 32 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की प्रतिबद्धता जताई है। तो 32.45 लाख करोड़ रुपए का वित्त पोषण की प्रतिबद्धता जताया गया है री इन्वेस्ट 2024 में। और यहाँ पे कहा गया है कि हमें 2030 तक 500 गीगावाट का अपने लक्ष्य हासिल करना है। और इसके लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के साथ ही डेवलपर, निर्माताओं और वित्तीय संस्थानों से भारी प्रतिबद्धताएं मिली है। सीआईआई के साथ साझेदारी में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा री इन्वेस्ट का आयोजन कर रहा है। उन्होंने बताया कि डेवलपर ने 570 गीगावाट क्षमता जोड़ने की प्रतिबद्धता जताई है और मैन्युफैक्चरर्स ने सौर मॉड्यूल में 340 गीगावाट, सौर सेल में 240 गीगावाट, पवन टरबाइन में 22 गीगावाट, इलेक्ट्रोलाइजर में 10 गीगावाट के अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता को प्रतिबद्धता जताई है। तो ठीक है, हमें जो टोटल है, जो हमें ज़रूरत पड़ती है मेंस के समय लिखने में, वो है कि हमारा अक्षय ऊर्जा क्षमता कितना है, तो 208 गीगावाट हो गया एक तरह से। और अरब यूनिट में 360 अरब यूनिट हमारा जो है अक्षय ऊर्जा उत्पादन पहुंच चुका है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सौर मॉड्यूल में, सौर सेल में और पवन टरबाइन, इलेक्ट्रोलाइजर आदि में जो विनिर्माण की प्रतिबद्धता है उन्होंने जताया है। और यहाँ पर बैंक और वित्तीय संस्थानों ने 2030 तक 386 अरब डॉलर अर्थात 32.45 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इसके कारण उन्होंने कहा कि मैं सभी हितधारकों को भारत के जीवंत और तेजी से बढ़ते अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। जोशी ने कहा, जैसे जैसे भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है, आपके निवेश को हमारे बहुत प्रभाव और रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से लाभ होगा। ये हो गया यहाँ पर अक्षय ऊर्जा क्षमता। यहाँ 2014 में 75 था, 207 हो गया है और पिछले 10 वर्षों में 175% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
2014 से अब तक भारत में कुल अक्षय ऊर्जा जो उत्पादन है 86% से बढ़कर 193 अरब यूनिट से कितना बढ़ गया है, 360 अरब यूनिट पहुंच चुका है। तो ये हो गया हमारा अक्षय ऊर्जा को लेकर के। इसमें क्या है, अडानी पावर जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सौर, पवन और ग्रीन में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने का संकल्प लिया है, ठीक है, अडानी समूह ने। तो और इसमें 2030 तक 50 गीगावाट क्षमता, तो ठीक है, अभी हमारा जो है 2030 तक का हमारा लक्ष्य है 500 गीगावाट जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना। अभी हम कितना पर हैं, 207.7 पर है, ठीक है। तो 30 गीगावाट और हमें बढ़ाना है अगले 6 साल में। अगला देखते हैं, स्टार्टअप को बढ़ावा देगा पोर्टल भास्कर। अब देखिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक भास्कर पोर्टल लाया गया है। इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म। यह प्लेटफॉर्म जो है नए स्टार्टअप्स के लिए कारोबारी इकोसिस्टम तैयार करने में मदद करेगा। अब इसमें क्या है, इस स्टार्टअप में जो भास्कर है, भास्कर का फुल फॉर्म क्या है, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। भारत स्टार्टअप नॉलेज हो गया भारत, भास्कर का भारत हो गया ये, तो भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ठीक है, एक्सेस रजिस्ट्री ये हो गया भास्कर। तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसमें क्या हो गया कि स्टार्टअप जो है एक दूसरे से जुड़ेंगे, उनके साथ कारोबार का अवसर मिलेगा। कोई भी स्टार्टअप इस प्लेटफॉर्म पे खुद को रजिस्टर कर पाएगा और अपनी पूरी जानकारी इसमें दे पाएगा। इस तरह से एक इकोसिस्टम तैयार होगा और यहाँ पर टेक्नोलॉजी से लेकर वित्तीय जो ज़रूरतें हैं वो पूरा की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म पर कैपिटल वेंचर्स, डिजाइनर्स, पैकेजिंग एक्सपर्ट्स, मैन्युफैक्चरर्स सभी तरह के लोग होंगे और नए स्टार्टअप यानी ज़रूरत के हिसाब से सहभागिता कर सकेंगे। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, इस पोर्टल का उद्घाटन उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही कंपनी कानून के सेक्शन 8 के तहत एक कंपनी बनाकर स्टार्टअप से जुड़े सभी प्लेटफॉर्म को उसके तहत लाया जाएगा। तो एक कंपनी भी बनाया जाएगा सेक्शन 8 के तहत। और गोयल ने यह कहा कि अब समय आ गया कि हम उद्यमियों, स्टार्टअप इनोवेटर्स, डिसरप्टर्स को समर्पित नई टाउनशिप बनाने के बारे में सोचें। तो ये हो गया स्टार्टअप्स के लिए भास्कर जो है एक पोर्टल बनाया गया है। अगला देखते हैं, इनोवेशन को दिखाकर फंड भी एकत्र कर सकेंगे स्टार्टअप। तो डीपीआईटी वही सब चीज़ें हैं इसमें, स्टार्टअप के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया है। इसमें कहा गया है कि सहभागिता के साथ कारोबार कर सकेंगे और इनोवेशन की नुमाइश कर फंड भी प्लेटफॉर्म पर आकर एकत्र हो सकता है। ये पूरा भास्कर को लेकर ही था। साथ में एक और न्यूज है, योजना वात्सल्य। बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू किया गया है जिसका नाम है वात्सल्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है 18 सितंबर बुधवार को नई पेंशन योजना एनपीएस वात्सल का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय बजट 2024 में घोषित इस योजना के तहत माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करने के लिए एनपीएस में उनकी ओर से एक निश्चित राशि का योगदान कर सकेंगे। वित्त मंत्री एनपीएस वात्सल की सदस्यता के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। साथ ही यह योजना की विवरणिका जारी करने के साथ ही नाबालिग ग्राहकों को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड भी वितरित किया जाएगा। अन्य 75 स्थान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। एनपीएस वात्सल्य लचीले योगदान का विकल्प प्रदान करता है और माता पिता बच्चे के नाम पर सालाना 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। तो ये हो गया एनपीएस है बच्चों के लिए, उसका नाम होगा वात्सल्य, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत की जो पहली वंदे मेट्रो है उसका नाम हो गया नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम हो गया है। अहमदाबाद जो बंदो मेट्रो का नाम है उसका बदल के अब नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। रेल मंत्रालय जो है भुज अहमदाबाद के बीच चलने वाली बंदो मेट्रो का नाम उद्घाटन से पहले ये चीज़ बदला गया, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल आज 17 सितंबर के महत्वपूर्ण न्यूज। आगे हम फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।